नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। किसानों की अनदेखी अभी भी लगातार की जा रही है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि लगातार किसान जो उम्मीद पाले बैठे हुए हैं, लगातार अपनी हक की मांग को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है, वो लगातार किसानों को साइडलाइन करती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में छपरौली में जयंत चौधरी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और मौका था चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण। और उस मौके पर लगातार किसानों का एक हुजूम देखने को मिला और लगभग किसानों के मन में यह था कि इस रैली में, इस अनावरण कार्यक्रम में जो प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसमें उनको सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से या कह सकते हैं जयंत चौधरी की तरफ से जो है कोई बड़ी सौगात मिल सकती है, लेकिन रैली खत्म हो गई और उनके हाथ जो है वो खाली नजर आए, क्योंकि वो उम्मीद जताए हुए थे कि इस बार गन्ना मूल्य जो था उस पर सरकार ध्यान देगी, उसको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी उस मूल्य में की जाएगी। लेकिन इस बार भी किसानों के हाथ खाली नजर आए। विधानसभा सत्र चल रहा है और लगातार सत्र के शुरुआत होने से पहले जो है 10 प्रस्तावों को पास किया गया, लेकिन गन्ना का जो समर्थन मूल्य है उसको नहीं बढ़ाया गया। क्या है वजह और क्या इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है आगे चलकर, और क्या वजह है कि बीजेपी लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है? इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ चुके हैं। केपी मलिक जी, आपका 4 पीएम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, समझना चाहेंगे आपसे भी कि लगातार किसानों का मुद्दा जो है वो समय पर रहते 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 जो है उसकी आवाज बुलंद होती है, फिर वो थोड़ा सा साइडलाइन हो जाता है। कभी लगता है कि अब सरकार चेत गई है, जाग गई है, अब किसानों के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार की तरह इस बार भी किसानों के हाथ निराशा लगती हुई नजर आ रही, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों के हाथों पे, क्योंकि जो गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी की वो मांग कर रहे थे, वो अब नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो पिछला मूल्य था उसको ही यथावत रखने का निर्णय ले लिया। किस तरीके से देखते हैं इस कदम को? देखिए शोभित, अगर आप इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे देखें किसान के मुद्दे को, जी। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, वो किसानों के मुद्दे पे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। आपने जी। देखा कि 3 कृषि कानूनों को लेके आए जब देश में आपदा चल रही थी, कोविड चल रहा था, उसी बीच में जल्दीबाजी में ये 3 कृषि बिलों को लेके आए। उसके विरोध में लगभग 13 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। 750 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई इसी जद्दोजहद में। लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंगी। वो बाद में बिल वापसी लेते हुए कहा कि हम एमएसपी देंगे, ये देंगे, और उसके बाद लीपापोती हो गई। आज तक कुछ हुआ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं लगभग 3 महीने के करीब होने वाले हैं। एक किसान जो डल्लेवाल हैं, वो आमरण अनशन पे हैं और सरकार उनके जैसे एक मरने का इंतजार कर रही है। कोई चेत नहीं रही है सरकार। सोचिए कितनी अनसंवेदनशील सरकार है ये, जो ध्यान ही नहीं दे रही है किसानों के ऊपर। अब हम अगर जैसे उत्तर प्रदेश का आपने सवाल किया, हम उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में गन्ने का किसान हमेशा जूझता रहता है सरकार के साथ, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। जो तमाम शुगर मिल ग्रुप हैं वो उनका भुगतान नहीं करते हैं। कोर्ट के आदेश हैं, सीधे सीधे कोर्ट के आदेश हैं कि अगर 14 दिन के अंदर आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपको 12% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। तो ब्याज तो बहुत दूर है, उसका मूल नहीं मिल रहा है बेचारे का। और 2-3 ग्रुप तो ऐसे ऐसे बदनाम ग्रुप हैं, चाहे वो बजाज ग्रुप हो चाहे वो मोदी ग्रुप हो, वो तो करते ही नहीं, ना सरकार से डरते हैं। उसका क्या कारण है हमें भी आज तक समझ में नहीं आया। और उसका नुकसान ऐसे ग्रुप को होता है जो बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं। कई सारे ग्रुप बहुत अच्छे उत्तर प्रदेश में हैं जो इनकी चीनी मिले हैं और वो समय पे बहुत अच्छा भुगतान करते हैं, किसान बड़े खुश हैं। त्रिवेणी ग्रुप है। दूसरे एक टिकोला शुगर मिल हमारे वेस्टर्न यूपी में आती है, वो तो 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट कर देते हैं। तो कई सारी अच्छी मिलें भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, क्या ऐसी साठगांठ सरकार की है, मंत्री की है कि ये शुगर मिल भुगतान नहीं कर रही है? अगर भुगतान नहीं कर रही तो सरकार क्या एक्शन कर रही है इनके ऊपर, वो नहीं बता पाती आज तक। दूसरी बात अगर आप देखें, गन्ने का जो मूल्य है
वो 370 रुपए सरकार दे रही है। पिछली बार बड़ी मुश्किल से लोकसभा चुनाव को देखते हुए 20 रुपया बढ़ाया गया था, उसके बाद इस साल 1 रुपया बढ़ाया नहीं है। लागत मूल्य का अलग अलग आकलन जब किया जाता है, उसमें सब लोग ये कहते हैं कि भैया 350 के लगभग तो लागत मूल्य है, तो कम से कम 400 का रेट होना चाहिए। आज जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में राजनीतिक दल बैठा हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जो किसानों के नाम की राजनीति करता है, आज वो भी चुपचाप बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। वो सरकार को चिट्ठी लिख रहा है कि जो लोग ये विधानसभा के अंदर जो भाषाएं प्रसारित करने के लिए, एमएलए को बोलने के लिए जो भाषाएं की बात उठ रही है, उसमें जो है फलानी भाषा होनी चाहिए, ये भाषा होनी चाहिए, उसके लिए तो चिट्ठी लिखने का समय इनके पास है। इनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि सरकार को गन्ना मूल्य की वृद्धि के लिए चिट्ठी लिखें, इतनी भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तब रैलियों में, चुनाव में किसानों को उकसाने के लिए, किसानों का वोट प्राप्त करने के लिए आप बार बार 400 पार का जुमला करते थे कि भाजपा को 400 पार कराएंगे, गन्ने का मूल्य भी 400 पार कराएंगे। तो ना तो सीटें 400 पार हुई, ना गन्ने का मूल्य 400 पार हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के आप दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में आप भी वो मलाई काट रहे हैं। और किसान जो है, आपको किसान को मूर्ख बना के आपने अपने हितों को साध लिया है और आप मलाई खा रहे हैं सत्ता की। तो इससे क्या है कि किसान बड़े हुआ पो की स्थिति में है और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अगर किसान के साथ इसी तरह से होता रहा तो किसान आने वाले चुनाव में फिर देखेगा इनको। 2 साल के बाद चुनाव है। और दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दूसरा वर्ग हो, वो इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए वो धार्मिक शुरू कर देता एजेंडा, और धार्मिक एजेंडे के तहत वो उनको छिन-भिन कर देता है, उनको बांट देता है, उनको जो है बंटवारा उनमें कर देता है, और वो आवाज दब जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का नहीं है, और 2027 के चुनाव से पहले 10-20 रुपए बढ़ा देंगे, उससे फिर किसान खुश हो जाएगा। कुछ धार्मिक भांग पिला देंगे, उसकी भांग की घुट्टी पिला देंगे तो उससे बम बम हो जाएगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये फॉर्मूला जानती है, इसलिए वो किसानों के मुद्दे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। आप ये देखिए कि छपरौली में मुख्यमंत्री जी आए, जयंत चौधरी आए जो राजनीति करते हैं इस क्षेत्र की, तो तमाम किसान इस आशा में थे कि आज मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे 10-20 रुपए बढ़ाने की। और हुआ ये कि 1 हफ्ते के अंदर आपने लखनऊ में जाके और कैबिनेट ने पास कर दिया, सबसे पहला बिल यही पास हुआ कि गन्ने का कोई मूल्य नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये इंसल्ट फील कर रहा है किसान इस बात से कि जहां हम पॉजिटिव सोच रहे थे वहां हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है। हमें कहीं चिढ़ाया तो नहीं जा रहा है, कहीं योगी जी जयंत चौधरी को उसकी औकात तो नहीं बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह के विचार किसान के दिमाग में आ रहे हैं। जी शोभित। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा सर कि जब किसान नेता जो है जगदीश सिंह डल्लेवाल जब आमरण अनशन कर रहे हैं, उसके दौरान जो है गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जत्था जो है एक बार फिर से इकट्ठा हुआ था, और इसके बाद एक कमेटी बनी उत्तर प्रदेश की तरफ से कि जो जमीनों का अधिग्रहण किया गया है उसको फिर से रीचेक किया जाए और उस पर रिपोर्ट सौंपी जाए। वो कमेटी भी जो है लगभग 2 महीने का समय निकल चुका है, उस कमेटी की क्या रिपोर्ट आई वो भी अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है, और किसान जो है वापस अपने घरों के लिए लौट गए। और फिर अब किसान उम्मीद लगा रहे हैं कि किसान जो है कहीं न कहीं जो गन्ना मूल्य है उनको उचित रेट मिल पाए, मूल्य मिल पाए और वो ठगे ना जाए। लेकिन इस बार भी किसान का जो भाजपा सरकार है उनकी मंशा जो है अस्पष्ट नज़र आ रही है। सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि लगातार जब पिछली सरकारें थी उसमें जो किसान नेता थे, जैसे कि अजीत सिंह का कार्यकाल जब रहा तो उन्होंने एक व्यापक दबाव भी बनाया था सरकारों के ऊपर, उसका भी असर देखने को मिलता है। लेकिन जयंत चौधरी की राजनीति को आप किस तरीके से आंकते हैं? क्योंकि अजीत सिंह से भी आपने कई बार संवाद किया, मैंने देखा आपकी प्रोफाइल में, और जयंत चौधरी के अगर कद को देखते हैं तो कितनी भिन्नता पाते हैं, और जयंत चौधरी को वर्तमान स्थिति में कहाँ पाते हैं? क्योंकि किसान जो है अब जयंत चौधरी से भी लगातार नाराजगी जताता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि ये नेता तो है हमारे हक की बात करने के लिए, लेकिन वो हमारी चीजों को नहीं उठा रहा है, वो बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहा है। इस चीज को कहाँ देखते हैं सर? देखिए शोभित, अगर आप अजीत सिंह की बात करते हैं तो चौधरी अजीत सिंह का ये रहता था कि वो भी राजनीति करते थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि
राष्ट्रीय लोकदल छोटा दल है, उसके वो अपने बलबूते पे ना प्रदेश में सरकार बना सकता है, ना केंद्र में सरकार बना सकता है। उसको किसी न किसी की सरकार के साथ ही जाना पड़ेगा और अपने किसानों का, अपने क्षेत्र के लोगों का हित साधने के लिए और अपने लोगों की काम करवाने के लिए, क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए आपको सरकार के साथ सहयोग करना पड़ेगा या सरकार के सहयोगी दल के रूप में आप आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप क्षेत्र की समस्या, कई बार चौधरी अजीत सिंह ने इस तरह के गठजोड़ तमाम सत्ताधारी दलों के साथ किए हैं, लेकिन जहां उनको ऐसा लगा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, हमारे गन्ना किसान का मूल्य नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने उसको तोड़ने में देर नहीं लगाई है। चौधरी अजीत सिंह के बाद जयंत कितना उसको दबाव बना पा रहे हैं। अब यहाँ पे खुद जयंत चौधरी अपनी रैलियों में घूम घूम के बोलते थे कि इस बार गन्ने का दाम भी 400 पार होना चाहिए, और आज वो इस पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जयंत दबाव की राजनीति कर रहे हैं या सत्ता की मलाई में इतने मदहोश है वो कि इस बात को नहीं कर रहे हैं। इससे सत्य में किसान है, क्योंकि किसानों का जो नेता अजीत सिंह था वो ये था कि अगर कोई बात नहीं बनेगी वो तोड़ देंगे। अगर कई सारे उदाहरण उनके हैं, अगर हम देखें, उन्होंने गठबंधन तोड़ने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन लास्ट में इसलिए किया था कि भाई हरित प्रदेश की कुछ बात होगी, कुछ जाट आरक्षण की बातचीत होगी। जब कांग्रेस ने लगा कि जाट आरक्षण नहीं कांग्रेस कर रही है, तो वो अपना इस्तीफा जेब में डाल के लेके गए थे कैबिनेट मीटिंग में, और उसी मीटिंग में इतना दबाव उन्होंने बना दिया था कि कांग्रेस की सरकार को जाट आरक्षण देना पड़ा था। और वही जाट आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में जब वो सरकार शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का इसका ऐसा रवैया रहा कि वो जाट आरक्षण रद्द कर दिया गया। तो उससे जो अधिकतम मात्रा में जो बाहुल्य जाट बाहुल्य क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो किसान है, तो उस किसान के मन में जयंत के प्रति अभी उस तरह की भावना नहीं आई है कि वो इस तरह का नेता इनको स्वीकार करें कि ये दबाव बना के किसानों के लिए कोई फैसला करवा सकते हैं या कर सकते हैं। देखिए, नेता का काम यही होता है कि वो सत्ताधारी दल के साथ अगर जाता है तो अपने लोगों के लिए काम करे, और अगर काम सत्ताधारी दल नहीं कर रहा है तो उस सत्ताधारी दल को लात मारे। तो आप काम करवा नहीं रहे हैं, लात मार नहीं रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? तो ये सवाल किसान पूछ रहा है। तो किसान की आवाज के रूप में हम जैसे लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि किसान कहां सवाल पूछेगा, किसान किससे बात करेगा? तो इसलिए किसानों की आवाज बनके हम जैसे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, और इसका जवाब जयंत चौधरी को भी देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो किसान नेता हैं या जो किसानों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में बैठ के कर रहे हैं, उनको भी देना चाहिए कि गन्ने की लागत अगर 350 से अधिक आती है तो 400 रुपया पर क्विंटल किसान को क्यों नहीं मिलना चाहिए? और चुनाव में ही ये चीजें आपको याद आती हैं, और जब आप सत्ता में बैठे रहते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, तब ये चीजें आपको क्यों याद नहीं आती? इसका भी जो है निस्तारण करना चाहिए तमाम भाजपा के विधायकों को और तमाम राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों को। और आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस पद पर बैठने योग्य नहीं है, आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। इस्तीफे की बार-बार पेशकश तो करते हैं, लेकिन वो पेशकश सहयोगी दल के नेता नहीं, किसान करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लगातार किसानों की अनदेखी कहाँ तक जायज़ है? जैसा कि ज़िक्र करते हैं, अगर हम यूपी के बाहर भी देखना देखना शुरू करते हैं, पंजाब के इर्द-गिर्द नज़र को फैलाते हैं, तो वहाँ पर भी लगभग स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। कृषि कानून बिल पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, कमेटी वहाँ पर भी बनाई गई है बातचीत को लेकर। उस कमेटी का क्या रोल है, ये भी संदिग्ध अब नज़र आने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, और जो किसानों से बातचीत को लेकर भी सर लगातार बातचीत के लिए कमेटी बनाई गई है, उसका भी जो काम है वो शून्य पर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान बड़ा दिल करते हुए किसान बेटा तो अपने आप को जरूर बता रहे थे, लेकिन उनकी भी किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी जो कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, और फिर समय के साथ उनका नारा बदल गया, बटेंगे तो कटेंगे पर आ गए। आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति बीजेपी को बहुत दूर तक ले जाएगी, या जो जिस तरीके से अब बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता देखिए सोहित, अगर आप देखें जो किसानों के हितों की बात करने वाले किसान नेता हैं, और चाहे किसानों का प्रतिनिधित्व करने के नाते दिल्ली के सदन में
या प्रदेश के सदन में, विधानसभा में बैठे हैं, वो उनका दोहरा चरित्र कई बार सामने आता है। वो चुनाव के दौरान किसानों के बीच में आके कुछ दूसरी बात करते हैं और विधानसभा में या लोकसभा के पटल पे खड़े होकर वो दूसरी बात करते हैं, और उसी में कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। दूसरी बात, अगर हम देखें, जो किसानों के तथाकथित नेता हैं, जो किसानों की राजनीति करते हैं, वो कई बार पर्दे के पीछे बड़े खेल करते हैं, कहीं ना कहीं सरकार के हाथों बिक जाते हैं। बीच के जो दलाल होते हैं, बीच के जो व्यापारी होते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं लालच में या किसी दूसरे दबाव में वो किसान की लड़ाई वहां तक नहीं पहुंचा पाते, तो उससे किसान का बड़ा नुकसान होता है। दूसरा, कोई भी आंदोलन करने के लिए, कोई भी अपनी आवाज को दूर तक ले जाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जिसमें किसान मात खा जाता है। किसान के पास अपनी आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर वो आंदोलन करता है, दूसरी चीजें करता है, तो कितने दिन तक करेगा? उसकी पेशेंस भी आपको देखनी होगी। दूसरा ये देखना होगा, उसको अपना खेत भी देखना है, उसको अपना परिवार भी देखना है। आज की डेट में जहां इतने तेजी से दुनिया चल रही है, तो उसके पास भी समय नहीं है। तो वो क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के आंदोलन ही करता रहे? और आंदोलन होने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान होगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि 13 महीने का लगातार आंदोलन चला है। सर्दी, गर्मी, बरसात में कितने किसानों ने अपनी जान खोई है, कितने लोग अब कहते हैं कि शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में। उससे मिला क्या है किसान को? तो कहीं ना कहीं किसान हताश, निराश और उदास है, और वो सरकार से किस प्रकार से बदला ले इसकी कोशिश जरूर करता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि खासकर भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए चुनाव में जाती है, और वो कहीं ना कहीं जिस तरह के मुद्दे होते हैं, धार्मिक मुद्दों में उनको धार्मिक मुद्दों के आधार पर उनमें बंटवारा कर देती है, धर्म के आधार पर बंटवारा कर देती है, वर्ग के आधार पर बंटवारा कर देती है, जाति के आधार पर बंटवारा कर देती है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़ा कर देगी, आपको बता देंगे फलानी जाति का है, ये जाति का है, तो उसमें फिर किसान भी बढ़ जाता है, तो उससे किसान को नुकसान होता है। तो इसमें जितने आप हम खाली सरकार को या इन नेताओं को ही कोसते रहें, इसमें कहीं ना कहीं दोषी किसान भी है, क्योंकि किसान भी उचित समय पर उचित फैसला नहीं ले पाता है, और कहीं ना कहीं वो भी लालच में बह जाता है। कोई धर्म में बह जाता है, कोई जाति में बह जाता है, कोई लालच में बह जाता है। क्योंकि चुनाव से पहले दिन रात को जो बंटवारा होता है चीजों का, जो रेवड़ियां बंटती है, कहीं ना कहीं किसान भी बह जाता है उसमें, और वो सही निर्णय नहीं ले पाता है, और तत्कालिक को अपना फायदा देखते हुए अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है वो। अब आप देखिए कि सरकार ने जिस प्रकार से केसीसी लोन था, किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन था 2 लाख रुपया, उस पर इतनी जो है मेहरबानी की है किसान के ऊपर कि उसका 5 लाख कर दिया है। अब वो 5 लाख लेके क्या करेगा? वो 5 लाख लेके उसको अपने आवश्यकता से अधिक लेके वो भी अपने फालतू के कामों में लगाएगा, और उसकी जमीन बंधक हो जाएगी बैंक के पास, वो चुका नहीं पाएगा, ब्याज बढ़ता जाएगा, और एक दिन ये आएगा कि पूरी जमीन उसकी बैंक ले लेगा और बैंक ऑक्शन करेगा, और बैंक ऑक्शन करेगा तो लाला जी आके जमीन लेंगे, तो फिर व्यापारियों के पास जमीन चली जाएगी, तो ये किसान क्या करेगा? तो ये किसान चौकीदारी करेगा फैक्ट्रियों की, ये मजदूरी करेगा। तो क्या सरकार की कोई ऐसी रणनीति चल रही है कि तमाम जो छोटे किसान हैं इनको मजदूर बनाया जाए? तो इस तरह की भी रणनीति चल रही है कि इस पे भी किसानों को विचार करना होगा, क्योंकि किसान तत्कालिक चीजों पर विचार करता है, तत्काल जो फायदा उसका हो जाए उस पर विचार करता है, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से विचार नहीं करता, नहीं सोचता। लेकिन बाकी लोग सोचते हैं और उसका फायदा नुकसान देखते हुए काम करते हैं। ये किसान को भी जगना होगा, किसान को भी अपनी आंखें खोलनी होगी, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई किसान संगठन हो, चाहे दूसरे संगठन हो। कौन सा आपके हित कर रहा है, कौन सा आपके साथ खड़ा हुआ है, कौन सा आपके बारे में कुछ अच्छा विचार कर रहा है, इस पे किसान को भी विचार करना होगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब वो किसान से मजदूर की श्रेणी में खड़ा होगा और उसको पता ही नहीं लगेगा कि वो कहां पहुंच गया। बिल्कुल सही। बिल्कुल, सरकार की बात हम करते हैं तो तमाम सवाल निकल कर सर सामने आते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इसके साथ में जितनी सरकार के नुमाइंदे दोषी हैं, उतने कहीं न कहीं सहयोगी दल के नेता भी दोषी हैं।
लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष की भूमिका को क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष भी इस मामले पर उतना पुरजोर आवाज नहीं उठा रहा है जितना कि उठाना चाहिए। किसान के मुद्दे समय-समय पर आते रहते हैं हमारे सामने। होता है कि आंदोलन की शुरुआत हो रही है, आंदोलन बढ़ेगा, चढ़ेगा, लेकिन प्रशासनिक दबाव, राजनीतिक दबाव के चलते आंदोलन को समाप्त करा दिया जाता है और आश्वासन का झंडा उनके हाथों पे पकड़ा दिया जाता है। किस तरीके से देखते हैं विपक्ष की भूमिका को? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि विपक्ष किसानों की मांग को लेकर कितनी जोर से आवाज उठा रहे हैं। देखिए शोभित, अगर आप देखें, जैसे हम वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष का काम कर रहा था वो राष्ट्रीय लोकदल कर रहा था। जी। और आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा है, सत्ताधारी दल के साथ वो सहयोग कर रहा है, तो विपक्षी दल तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में दूसरा देखें, जो दूसरा मुख्य विपक्षी दल है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बीच में उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और जो है भी वो उस लेवल पे जाके किसान हित के लिए खड़े होते नहीं है। किसान उनको विश्वास करता नहीं है। किसान उनका कोई उस तरह का एक वोटर नहीं है, एक मुश्त वोटर हो कि भाई उसके लिए वो खड़े हो जाए। वो भी अनमने मन से कहीं कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम प्रोग्राम इस तरह के करते हैं। और समाजवादी पार्टी भी पिछले अगर 5 साल से 7 साल से हम देखते हैं तो उस तरह से एग्रेसिव होकर सड़कों पे नहीं उतर रही है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे मजदूर का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे हो। समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव में अधिक वोटों से जीत के ये सोच रही है कि हमें तो फायदा मिलेगा ही, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगा वो हमारे पास आएगा। ये सोचते हुए समाजवादी पार्टी भी ट्विटर खेल रही है, या खाली सोशल मीडिया पे चैनलों पे अपने विचार रख रही है, सड़कों पे वो भी नहीं उतर रही है। तो उसका फायदा सीधा सीधे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, क्योंकि छोटे दलों को कंट्रोल में ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और बड़े जो समाजवादी जैसे दल है, कांग्रेस है, वो ग्राउंड पे जा नहीं रहे हैं। तो उसका फायदा मुझे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिखाई दे रहा है, और उसका नुकसान और उसका जो खामियाजा है वो आम जनता को, प्रदेश की किसानों को, मजदूरों को, इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो छोटे काश्तकार हैं, जो छोटे मजदूर हैं, जो छोटे काम धंधे वाले लोग हैं, आज महंगाई हर साल बढ़ रही है। अब हम गन्ने की बात कर रहे हैं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे हैं आप, बाकी महंगाइयां खूब बढ़ रही हैं, स्कूल की फीस बढ़ रही है, राशन के रेट बढ़ रहे हैं, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, बिजली के रेट आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गन्ना के रेट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। तो बैलेंस कैसे करेगा आम आदमी? किसान कैसे बैलेंस करेगा? मजदूरी का रेट बढ़ नहीं रहा है, बाकी चीजें बढ़ नहीं रही, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, तो आप हर चीज का रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये पैसा कहां से आएगा? इस पर भी कोई विचार कर रहा है क्या? तो इसीलिए इस पर ना पक्ष विचार कर रहा है ना विपक्ष कर रहा है। ये सिर्फ चुनाव के दौरान दोनों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और फिर दोनों क्या एक हो जाएंगे, ये भी तो देखने वाली बात है ना। अब मैं अंत में फिर यही कहता हूं कि सबसे मुख्य विपक्षी दल जो वेस्टर्न यूपी में था, जो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, वो राष्ट्रीय लोकदल था। और आज राष्ट्रीय लोकदल चुनाव जीतने के बाद में भाजपा के साथ चला गया, तो किसान क्या करे उसमें? तो क्या, तो ये सारी चीजें सोचने वाली बात है कि विपक्ष भी चुनाव के आसपास ही खाली जुमलेबाजी करता है। धरातल पे वो भी कुछ नहीं सोचता है कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग चीज सोची जाए, कोई किसानों के भले के लिए कोई बड़ा मुद्दा सोचा जाए और उस पर अमल किया जाए, वो नहीं होता है। वो सिर्फ हवाई बातें होती है चुनाव के दौरान, और चुनावी फायदे के लिए इस तरह की जुमलेबाजी होती रही है और आगे भी होंगी। जी बिल्कुल। देखिए, अच्छे दिन की बात कहकर बीजेपी जो है अपने आप को पूर्ण बहुमत के साथ लेकर आई सत्ता में। दूसरी बड़ी चीज़, फिर उन्होंने अच्छे दिन का स्लोगन छोड़ दिया, क्योंकि अच्छे दिन आए नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबका साथ की बात करने लगे और वो साथ भी उनको नहीं मिला, फिर धर्म की वो बातचीत करने लगे। आपको नहीं लगता कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है अब धर्म आधारित है? दूसरी बड़ी चीज़ है कि इस स्ट्रैटेजी में जो है कहीं न कहीं विपक्ष बुरी तरीके से फँस गया है, क्योंकि काउंटर भी उन्हीं के जवाब का, उन्हीं के सवालों का विपक्ष देता हुआ नज़र आ रहा है। विपक्ष के अपने खुद के मुद्दे भी शून्य नजर आ रहा है। ये आपको महसूस होता है क्या ऐसा भी? क्योंकि धन की राजनीति जिस तरीके से बढ़ रही है, इससे जमीनी मुद्दे जो है पीछे छूटते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा सबसे बड़ी। दूसरा मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती। इस पर भी जो है पूरी तरीके से मामला जो है ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी पर तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आम जनता दो चार होती हुई नजर आ रही, लेकिन राजनीतिक दल के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। खामियाजा क्या विपक्ष के सत्ता पक्ष के साथ, क्या विपक्ष को भी उठाना पड़ेगा आगे चलकर? देखिए सोवित, अगर आप देखें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, और हर चुनाव में एक नया जुमला देती है और उसके तमाम जुमले फलीभूत होते हैं,
भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है, वो सरकार बनाती है। अब आपने देखा कि पिछले दिनों हरियाणा का चुनाव हुआ, वहां पे तमाम किसान, तमाम पहलवान, तमाम बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के साम दाम दंड भेद और उसके षड्यंत्रों से आपको पार पाना बहुत मुश्किल है। विपक्ष भी धराशायी है। विपक्ष क्या करता है कि जिस लेवल पे वो राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल है, जिस प्रकार से वो ग्राउंड पे काम करते हैं, दूसरे सियासी दल उस ग्राउंड पे और उस लिहाज से, उस शिद्दत से काम नहीं करते, उसका खामियाजा विपक्षी दलों को भुगतना पड़ता है। और विपक्षी दलों को जब भुगतना पड़ता है तो उसका खामियाजा फिर सीधे सीधे आम आदमी को भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां बनी है, उनके चुनावी वायदे कुछ होते हैं और होता कुछ है। अभी आपने देखा है कि दिल्ली में जिस प्रकार से चुनावी वादे भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं, अब कल इनका मुख्यमंत्री बन जाएगा और वो क्या करते हैं आगे, किस हद तक करते हैं, इससे पता चल जाएगा थोड़े दिनों बाद। और उत्तर प्रदेश की आप बात करें, उत्तर प्रदेश में जो मैनिफेस्टो में अपनी चीजें रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, क्या वो सारे मुद्दे पूरे कर दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो जो कह के आई थी सत्ता में वो कर दी है? मैंने आपको पहले ही कहा कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी गन्ना किसान की बात की थी। और प्रधानमंत्री की भी रैली हुई थी, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुई थी और उसके बाद 22 में भी हुई थी। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम किसान राहत कोष बनाएंगे, हम चौधरी चरण सिंह कोष बनाएंगे, हर जिले में बनेगा, गन्ना किसान का भुगतान होगा, अगर 12 दिन के अंदर भुगतान नहीं होगा तो उनको ब्याज के साथ भुगतान होगा। जो चुनावी जुमलेबाजी हो गई है और प्रधानमंत्री जी दिल्ली चले गए, योगी जी लखनऊ चले गए, किसान वहीं बैठा हुआ है। तो ये जुमलेबाजी चुनाव में चलती रहती है और विपक्ष इनका मुकाबला उस हिसाब से नहीं कर पा रहा है। जी जी, बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि लगातार राजनीति तो चल रही है, राजनीति जो है वो अलग-अलग मुद्दों पर बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसानों की अनदेखी, आम जनता की अनदेखी आखिर कहाँ तक जायज़ है? किसान अपनी माँगों को लेकर अपनी बात को रखता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी बात को जो है मंच तक पहुँचाने की भरकस कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो किसान से जुड़े हुए दल, यानी कि जयंत चौधरी का जो दल है, आरएलडी, उससे भी किसानों ने बड़ी उम्मीद पाल रखी है, लेकिन जयंत चौधरी भी इस वक़्त किसानों की बात को उस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, जो कभी रखा करते थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की ये जो समस्या है, ये जो माँग है कि गन्ना का जो मूल्य है उसको बढ़ाया जाए, आखिर सत्ता पक्ष कब सुध लेती है? यानी कि कब उस समस्या को दूर करती है, किसानों के लिए क्या ठोस कदम उठाती है, जिससे किसानों को राहत मिले, लाभ मिल सके? ये आने वाला वक़्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।